दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और जीएस सब कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय राज्य व्यवस्था पे जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं आप लोगों के साथ, वो पिछले कई सालों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन्हीं का एक कलेक्शन है और उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो सवाल हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस समय, वो एक दिवसीय परीक्षाओं के साथ साथ इधर जो भी आपकी जो शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी आई है, जैसे टीजीटी और पीजीटी के लिए, ये उसमें भी उतने ही मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जितने कि ये बाकी परीक्षाओं के लिए है। अगर आप इन सवालों का स्टैंडर्ड देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपको टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा में दिखाई देंगे। साथ में जो हमारा फोकस है, जैसे एसएससी जीडी है, एमटीएस है, जो स्टेनोग्राफर है, या जो और भी वन डे एग्जामिनेशन है, साथ साथ जो शिक्षण क्षेत्र में जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए जैसे टीजीटी का पेपर है, पीजीटी का पेपर होने वाला है, इनकी वैकेंसी आने वाली है जो कि काफ़ी प्रतीक्षा में है, वो है मतलब वो वेटिंग में रही है। तो इन सारी परीक्षाओं के लिए ये सारे जो प्रश्न है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार आप इनको देखें और उनके स्टैंडर्ड को देख के आप इस बात को खुद अंदाजा लगा लेंगे कि आपके लिए कितने महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आज के टॉपिक में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है राज्यपाल, यानी जो गवर्नर है, और उसी के ऊपर सारे सवाल इधर हैं, उनके साथ आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल आपका है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मित्रों, अगर आप इसका सीधा एक लाइन का जवाब लेंगे तो इसका सीधा सा जवाब है, ये काम किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, AEA। लेकिन अगर मान लीजिए इसका हम थोड़ा सा आपको डिटेल देना चाहें तो आप जरा डिटेल उसका नोट कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, ये है कि जो लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये लोक सेवा आयोग आपका 3 तरीके का है। एक जिसको आप कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, फिर आप कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एक और है जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग यानी ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको आप कहते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको आप कहते हैं ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यह है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बात किसकी हो रही है? राज्य लोक सेवा आयोग यानी इसकी। तो मित्रों, इसके जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अध्यक्ष और सदस्य। लेकिन एक बात ये बड़े गौर से सुन लें कि अगर मान ले राज्य लोक सेवा आयोग का जो चेयरमैन है, ये अगर चेयरमैन को उसके कार्यकाल के दौरान पद से हटाना हो तो ये कार्य राज्य का राज्यपाल नहीं करता, इसको राष्ट्रपति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन है और उसको उसके कार्यकाल के दौरान पद से हटाना है तो इसको हटाएगा राष्ट्रपति और इसके लिए सिफारिश करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब अगर आप सोचेंगे ऐसा कैसे है तो जरा याद करें, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य में मिस्टर अनिल यादव ये चेयरमैन थे राज्य लोक सेवा आयोग के। इनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस लगे थे। इनको जब पद से हटाने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पे अनिल यादव को राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के पद से हटाया गया था। उसमें आपको पता होगा कि जो पीसीएस का पेपर अपने यहाँ यूपी में होता है, तो मेंस एग्जामिनेशन का पेपर जो हुआ था वो बच्चों की कॉपी जला दी गई थी, करप्शन के से बहुत सारे चार्जेस आ गए थे। तो उसी मामले में है। बाकी के मामले में जहाँ तक इससे संघ की बात है तो यही यूपीएससी है जो अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए परीक्षा कराती है। तो यहाँ पे इसके जो चेयरमैन है, इसके जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मतलब क्या हुआ, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग
कि अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति तो राज्य का राज्यपाल करेगा, लेकिन अध्यक्ष को पद से हटाना है उसके कार्यकाल के दौरान तो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाएगा। जहां तक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग को बनाने की बात है तो मित्रों इसका गठन भारत का राष्ट्रपति करेगा। बहुत ही काम की चीज है, आप इसको नोट कर लें। ये छोटी छोटी परीक्षाओं में यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर आपको मिल गया ए। अगले सवाल पे चलें। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है तो मित्रों उसका जवाब है अनुच्छेद 155। क्या लिखा गया? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो कुछ फैक्ट यहां पे याद कर लें, नोट, बहुत ही काम की चीज है, कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है। तो बात क्या है? राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है, कौन करेगा इसकी नियुक्ति? कौन करेगा? तो इसका सीधा जवाब है भारत का राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका कार्यकाल कितना है, यानी कितने अवधि तक ये अपने पद पे रहेगा, तो सामान्य कार्यकाल में मित्रों ऐसी तो 5 साल के लिए है। लेकिन अगर मान लें उसमें सवाल आपसे ये पूछ लिया गया कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है, तो उसमें एक विकल्प अगर आपको दिया जाता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, टू द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको यह ऑप्शन दिया गया है तो आप यहां पे निशान लगाइएगा। ठीक है, ठीक है। और राज्यपाल क्या है? यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, संवैधानिक प्रमुख है। इतने फैक्ट नोट कर लें, आपके लिए काफी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन है? तो आपको क्या बताया गया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति। तो मित्रों राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, यानी उसका राइट आंसर क्या है? मुख्यमंत्री। अब अगर आप इसका थोड़ा सा डिटेल लेना चाहते हैं तो मित्रों ये ध्यान में रखें राज्यपाल के मामले में कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए, कार्य में सहयोग देने के लिए कौन बनाया जा रहा है? तो आपको बताया गया कि राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार है, तो क्या है कि राज्यपाल को उसके कार्य में सहयोग करने के लिए चीफ मिनिस्टर होता है और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, यही लोग उसको सलाह देते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। आगे, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? आपको 4 विकल्प दिया गया। राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी है, फिर आपसे पूछा जा रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन है, राज्यसभा का विघटन है, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा है। मित्रों कुछ फैक्टरों पे ध्यान देते चलें। राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, फिर क्या कहा जा रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन। ये मित्रों ध्यान में रखें, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को कब सिफारिश भेजता है। तो इस मामले में ये ध्यान में रखें कि ये जो ये लिखा गया है ना, ये न्यायाधीशों के निष्कासन के बाद, तो ये शक्ति नहीं होती इनके पास। अब रही बात, जैसे राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी करनी है, विधानसभा का विघटन करना है और राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा करनी है, तो ये तीनों काम यानी पहला, तीसरा और चौथा ये कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है कि राज्यपाल अपनी सिफारिश प्रेसिडेंट के पास भेज देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला ऑप्शन सही हो गया, तीसरा सही हो गया और चौथा सही हो गया। अगर जैसे मान ले संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, और इसका जिक्र कहां पे किया गया है? अनुच्छेद 356 में। अब चले आगे। आपका अगला सवाल है मित्रों, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रहेंगे मित्रों, उसमें
ये आता है आपका राज्यपाल। अब जैसे रही निर्वाचन आयुक्त की बात, लोकसभा वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद, तो मित्रों ये ध्यान में रखें, अगर वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो इसको पद से हटाना हो, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना हो तो आप इसको जानते हैं, इसके लिए न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल के दौरान पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की जरूरत पड़ती है। ठीक है। रही बात जैसे लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए, तो लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाना है तो उसके लिए जो प्रक्रिया शुरू की जाएगी, पद से हटाने की जो प्रक्रिया शुरू की जाएगी वो लोकसभा से शुरू होगी, राज्यसभा में भेजा जाएगा और केवल साधारण बहुमत से सदन के सदस्य अगर पास कर देते हैं तो ये अपने पद से हट जाते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? राज्य का राज्यपाल। जो सवाल पूछा गया है यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप वो जरा नोट कर लें। जो सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कौन लोग अपने पद पर रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है मित्रों कृपा या अनुकंपा। कृपा या अनुकंपा आसान भाषा में इसका मतलब ये है। इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं टू द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दो महत्वपूर्ण अधिकारी अपने पद पर रहते हैं, एक राज्यपाल है यानी गवर्नर है, और एक पद और होता है जिसको आप कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, इसी को आप हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी, ठीक है। ये दो पद ऐसे हैं जो कि हैं महत्वपूर्ण पद, लेकिन ये दोनों लोग केवल तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक राष्ट्रपति ये चाहता है। ठीक है। लेकिन जैसे मान ली थोड़ी देर के लिए ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ अटॉर्नी जनरल लिखा गया है, इसमें सीएजी शामिल नहीं है। सीएजी को पद से अगर हटाना होगा तो महाभियोग की जरूरत पड़ेगी। तो राइट आंसर इसमें आपका होगा राज्यपाल। आगे चलें। राज्यपाल का पद गाड़ी के पांचवें पहिए के समान बनकर रह गया है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो मित्रों बनकर रह गया था किस युग में? तो आपको चार विकल्प दिया गया, नेहरू युग में, इंदिरा युग में, राजीव जी के युद्ध में, बीपी सिंह के युग में। तो मित्रों उसका फिलहाल जवाब ये है। आपको एक चीज यहाँ पे बता दें कि अपने यहाँ जो राज्यपाल का जो पद है वो कुछ कारणों से काफी विवादास्पद रहा है, डिस्प्यूटेड रहा है, विवादास्पद रहा है। होता यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, और इसके लिए राष्ट्रपति को परामर्श देने का काम पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिपरिषद करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब मित्रों होता यह है कि अगर मान लें कि सेंटर में जो सरकार बैठी है, यानी जो केंद्र में सरकार बैठी है वो अलग पार्टी की है, और पता लगा स्टेट में जो सरकार बैठी है वो अलग अगर पार्टी की सरकार बैठी है, तो अक्सर क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में बड़ी टेंशन हो जाती है, बड़ा तनाव हो जाता है। और ये जो तनाव होता है ये अक्सर तीन विषयों के लेकर संबंधित होता है। या तो वो मामले विधायी होते हैं यानी लेजिस्लेटिव होते हैं, कानून बनाने वाली बात आ गई, या तो वो मामले प्रशासकीय होते हैं यानी एग्जीक्यूटिव हैं, और या तो वो मामले वित्तीय मामले होते हैं जैसे फाइनेंशियल रिलेशन है। इसीलिए हम लोग संविधान में एक चीज पढ़ते हैं जिसको आप कहते हैं 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची जब आप पढ़ते हैं कभी भी तो 7th शेड्यूल में आप क्या पढ़ते हैं? अनुच्छेद 245 से लेके 293 तक 7th शेड्यूल है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? केंद्र राज्य संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है। तो इस केंद्र राज्य संबंध में कई बार ये जो संबंध है ना ये मित्रों यहाँ पे ये केवल 3 प्रकार के संबंध हैं ये। यानी 7वीं अनुसूची क्या है? केंद्र राज्य संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशन। अनुच्छेद आपको बताया गया 245 से लेके 293 यानी 293। इसमें हम लोग पढ़ते क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में संबंध कितने प्रकार के होंगे? तो कितनी संख्या है? 3। वो 3 संबंध कौन कौन है? लेजिस्लेटिव रिलेशन यानी विधायी संबंध, प्रशासकीय संबंध यानी एग्जीक्यूटिव रिलेशन, और वित्तीय संबंध यानी फाइनेंशियल रिलेशन। आप कई बार देखेंगे कि सेंटर और स्टेट में अगर अलग अलग पार्टी की सरकार बैठी है, जैसे एक उदाहरण
आपको देते हैं। सेंटर में जैसे मान लें एनडीए की सरकार है बीजेपी के नेतृत्व में, और स्टेट में चले चले पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। आप आए दिन देखते होंगे इस मामले को लेकर आए दिन विवाद होता है, ठीक है। एक बात और अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए जैसे सेंटर में एक पार्टी बैठी, स्टेट में कोई दूसरी पार्टी बैठी है, तो कई बार कहा जाता है कि पैसे के बंटवारे में भेदभाव किया जाता है, विधायी मामलों में कई बार डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाता है, तो ये विवाद उठते रहे हैं। तो राज्यपालों की चूंकि नियुक्ति हमने कहा कि राष्ट्रपति करता जरूर है, लेकिन इसको परामर्श देने का काम चूंकि ये लोग करते हैं, पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, तो कई बार टेंशन हो जाती है। हाँ, ये टेंशन उस समय नहीं होती अगर सेंटर और स्टेट के बीच में सेम पार्टी या सेम अलायंस की सरकार बैठ जाए तो राइट आंसर इसमें होगा आपका नेहरू युग। हालांकि ये बात अपनी जगह है, आपको इतना बता दें कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत में प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, तो केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों को में जो तनाव होता है उसको कम करने के लिए एक आयोग बनाया गया था, उसको कहा जाता है पुंछी आयोग। पुंछी आयोग, इस आयोग का गठन 2007 में किया गया था और इसकी रिपोर्ट आई थी 2010 में। इस रिपोर्ट में ये कोशिश की गई कि केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह दें कि 2010 में रिपोर्ट आई, 2024 आ गया। इन 14 सालों में सेंटर में बीजेपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन किसी भी सरकार ने पुंछी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की जहमत नहीं उठाई। पुंछी हम इसको इसलिए कहते हैं कि इनका पूरा नाम था मदन मोहन पुंछी। मदन मोहन पुंछी ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में वो आयोग बनाया गया था और केंद्र राज्य संबंधों पर ये अब तक का बनाया गया 6वां और अंतिम आयोग है, ठीक है। जो सबसे चर्चित आयोग आप पढ़ते हैं उसी को हम लोग सरकारिया कमीशन कहते हैं, जो कि केंद्र राज्य संबंधों पर बनाया गया 5वां आयोग था। अब चलें आगे। अगला सवाल है, राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं। अब आपको 4 ऑप्शन दिया गया है मित्रों, आपको केवल ये बताना है किसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसे आपको बताया गया, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद में प्रश्नों की चर्चा या संसद में प्रश्नों या चर्चा का विषय नहीं बनते। फिर पूछा गया, जहां राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहां वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहां उसके कार्य संसद द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं। ये आपको 2 चीज दी गई है, पूछा ये जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मित्रों इसमें जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये आपका सही है, लेकिन जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। जैसे पूछा गया, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद में प्रश्नों या चर्चा का विषय नहीं बनते, क्योंकि ये केंद्र का प्रतिनिधि है और राज्य ऐसा ये कोई मनमानी कर रहा है राज्यपाल, तो वहां पे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अगला है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। अब आपको जो विकल्प दिया गया उसमें आपको 4 विकल्प दिए गए। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्री के द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो मित्रों राज्य सरकार को बर्खास्त करने का जो ऑप्शन है वो केवल ये है कि राज्यपाल सिफारिश करेगा, किससे? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट उसको बर्खास्त करेगा। इसका मतलब हुआ पहला ऑप्शन सही है। मतलब क्या हुआ, राज्यपाल अपनी रिपोर्ट भेजेगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति तब ये निर्णय लेगा कि राज्य सरकार को बर्खास्त करना है या नहीं करना है। इस तरीके की कई घटनाएं घट चुकी हैं, जैसे तमिलनाडु में देखेंगे तो वहाँ पे एन टी रामाराव की सरकार को बर्खास्त किया गया था। यूपी में अगर आप देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को ऐसे बर्खास्त किया गया था। कई बार होता है कि जब संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता है तो राज्यपाल को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। अगला सवाल है, पूछा गया, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो मित्रों उसका जवाब है ये 6 सप्ताह। 6 सप्ताह मतलब 42 दिन। अब यहाँ पे आप केवल 1-2 फैक्ट याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस कब जारी होगा। सवाल जो पूछा जा रहा है जरा उस पर ध्यान दें। देखिए ये अध्यादेश, तो कुछ फैक्ट आपको बता दें। एक,
अध्यादेश कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति जारी करेगा और राज्य में राज्यपाल जारी करेगा। दूसरी बात ये ध्यान में रखिए, राष्ट्रपति जब जारी करेगा तो अनुच्छेद 123 में जारी करेगा, राज्यपाल जारी करेगा तो अनुच्छेद 213 में जारी करेगा। अब अगली चीज ये ध्यान में रखें, कब जारी करेगा? तो केवल एक लाइन में ध्यान में रखें कि जब सत्र न चल रहा हो, जब सदन में सत्र न चल रहा हो, सत्र न चल रहा हो और किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में ही सत्र जारी अध्यादेश जारी किया जाता है। तो जब अध्यादेश जारी होगा तो अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो किसी अधिनियम का होता है। अगली बात ये ध्यान में रखें कि अध्यादेश का जो न्यूनतम और अधिकतम समय होगा, तो इसका जो न्यूनतम समय होता है वो न्यूनतम समय है 6 सप्ताह यानी 42 दिन, और इसका जो अधिकतम समय होता है वो है 6 माह यानी 180 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूनतम की बात हो रही है तो उसका जवाब है 42 दिन या यूं कह लें 6 सप्ताह। अगला सवाल है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? यानी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर रहा है तो वहां पे कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है? तो आपको क्या बताया गया? राष्ट्रपति की स्वीकृति है, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति है, लोकसभा की स्वीकृति और प्रधानमंत्री की स्वीकृति है। तो मित्रों, अध्यादेश अधिनियम तब बनेगा जब राज्य विधानमंडल उसको अपना अनुमोदन प्रदान कर देगा, या यूं कह लें जब राज्य विधानमंडल उसको पास कर देगा। तो यहां पे केवल आपको यह ध्यान में रखना है कि अब आपको यह देखना पड़ेगा कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो राज्य विधानमंडल बना है, उस राज्य में बना है, वो एक सदनी है या द्विसदनी है। अगर मान लें वो एक सदनी है यानी सिंगल हाउस सिस्टम है, एक सदनी है, एकल सदनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे केवल विधानसभा होगी। अगर मान ले वो द्विसदनी है यानी 2 हाउस सिस्टम है, तो दोनों सदन होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? राज्य विधानमंडल। अब अगर मान लें कोई ऐसा राज्य है जहां पे केवल विधानसभा है, तो उसको विधानसभा पास करेगी, अध्यादेश जारी होगा, फिर क्या होगा? उसको विधानसभा में लाया जाएगा, विधानसभा अगर उसको पास कर देगी तो अध्यादेश अधिनियम बन जाएगा, और अगर अध्यादेश को पास नहीं कर पाई तो वो अध्यादेश वहीं पे निरस्त या कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या बताया जा रहा है? राज्य विधानमंडल अगर एक सदनी है तो एक सदन पास करेगा, और दोनों सदन है तो दोनों सदन पास करेगा, और ये काम 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अध्यादेश की अवधि 6 माह से ज़्यादा नहीं होती है, और जब अध्यादेश को सदन की स्वीकृति मिल जाती है तो अधिनियम बन जाता है। तो राइट आंसर है आपका बी। आगे, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्तियां प्राप्त नहीं है? ध्यान दें बच्चों, बात हो रही है राज्यपाल और उसकी शक्ति की, तो उसको कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? जैसे आपको क्या बताया गया? विधानसभा का सत्रावसान करना, विधानसभा भंग करना, विधानसभा स्थगित करना, विधानसभा बुलाना। तो मित्रों, विधानसभा को स्थगित करने का काम राज्यपाल का नहीं है, ये वाला। अब कुछ चीजें आप ध्यान रखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो क्या है जरा याद रखें। एक बात ये कि राष्ट्रपति और राज्यपाल हम दोनों को एक साथ में लेके चलते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दोनों लोग क्या करेंगे? 2 बात ध्यान में रखें। एक, सत्र को आहूत करेंगे, यानी सत्र को बुलाएंगे। सत्र को आहूत करना, अंग्रेजी में आप कहेंगे कॉल ऑफ सेशन। आहूत मतलब आह्वान करना, बुलाना, जैसे देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। दूसरा काम क्या है? एक बार अगर सत्र शुरू हो गया तो सत्र को समाप्त किया जाएगा, तो उसको कहा जाता है सत्रावसान करना, एंड ऑफ सेशन, सत्रावसान करना। ठीक है, ये दोनों काम मित्रों ध्यान में रखें, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल करेगा। ठीक है, हमने आपको बताया था कि सत्र कितने चलते हैं? 3। जब एक बार सत्र शुरू हो जाएगा
तो जब सत्र शुरू हो गया, जैसे मान लीजिए जैसे बजट सत्र शुरू हुआ या मानसून सत्र शुरू हुआ या शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, तो जब एक बार सत्र शुरू हो जाता है तो एक बार शुरू हो जाने के बाद उसमें उसी सत्र में कई मीटिंग बुलाई जाती है, कई बार बैठक बुलाई जाती है। तो बैठक को बुलाना, बैठक को स्थगित करना, ये काम इन लोगों का नहीं होता, ये सदन के पीठासीन अधिकारी का होता है। सदन के पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, पीठासीन अधिकारी। ठीक है, तो पीठासीन अधिकारी कौन होगा? तो ये ध्यान रखें कि पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है कि अगर मान लें वो निम्न सदन है, तो इसका मतलब हुआ कि निम्न सदन में कौन शामिल होगा? लोकसभा और राज्यों में विधानसभा। तो इनका पीठासीन अधिकारी कौन होगा? जो अध्यक्ष है, यानी जिसको आप अंग्रेजी में स्पीकर कहते हैं। लेकिन अगर मान लें वो उच्च सदन है यानी अपर हाउस है, तो उच्च सदन में कौन होगा? राज्यसभा होगी और राज्यों में विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। तो यहाँ पे पीठासीन अधिकारी कौन होगा? जो सभापति है, यानी राज्यसभा सभापति, विधान परिषद का सभापति। तो ये लोग क्या हैं? ये पीठासीन अधिकारी हैं। तो ये ध्यान में रखें कि अगर मान लें एक बार सत्र शुरू हुआ और सदन की बैठक शुरू हो गई है, तो बैठक को बुलाना, ठीक, बैठक को समाप्त करना या बैठक को स्थगित करना, पोस्टपोन कर देना, ये काम मित्रों नोट कर लें, ये काम पीठासीन अधिकारियों का होता है, इनका नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर सवाल आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप इसको नोट कर दें। तो राइट आंसर होगा आपका सी। अब चलें आगे। सवाल है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? बात किसकी हो रही है? राज्यपाल की शक्तियों की, अध्यादेश की। और क्या पूछा जा रहा है, किसमें आपका कौन सा आंसर सही नहीं है? कहा जा रहा है यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो, जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। फिर कहा गया अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती। मित्रों ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? राइट आंसर क्या हुआ आपका? डी। ये ध्यान रखिए मित्रों, जो राष्ट्रपति और राज्यपालों को जो शक्तियां मिली हुई हैं, जो शक्तियां मिली होती हैं किसको? प्रेसिडेंट को, और स्टेट में जो गवर्नर बैठा है यानी जो राज्यपाल बैठा है। इन शक्तियों को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक, जिनको आप कहते हैं विवेकाधीन शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्ति, ठीक। और दूसरी हम लोग पढ़ते हैं संवैधानिक शक्ति यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, ठीक है। जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो बच्चों लगभग 8 हैं। ये जो है जो प्रमुख शक्तियां आती हैं वो 3 हैं। यहाँ पे आप ये ध्यान देते चलें, जो विवेकाधीन शक्ति होती है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने विवेक से लेते हैं, यानी मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य नहीं होते। लेकिन संवैधानिक शक्तियों का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का, कि ये ऐसी शक्तियां हैं कि इनका इस्तेमाल अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल करेंगे तो वे मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब क्या हुआ? अब जो आप सोचेंगे कि विवेकाधीन शक्ति में क्या आता है, तो मित्रों देखिए होता क्या है कि जैसे पीएम की नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, ठीक है, फिर लोकसभा का विघटन है, फिर मंत्रिपरिषद यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विघटन है। तो ये जो काम होता है ये कहा यह जाता है कि ये राष्ट्रपति की वो है, मतलब विवेकाधीन शक्ति है। अपने यहाँ क्या होता है, अगर आप एक काम ही छोड़ दें तो ये दोनों काम अक्सर राष्ट्रपति करने से पहले मंत्रिपरिषद का परामर्श ले लेते हैं। बिल्कुल यही चीज राज्यों के मामले में, सीएम की नियुक्ति, विधानसभा का विघटन और मंत्रिपरिषद का विघटन, यानी विघटन मतलब भंग कर देना या डिसॉल्व कर देना। तो जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है मित्रों, ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी संवैधानिक शक्ति है। ऑर्डिनेंस इसमें जारी किया जाता है। और आपको हमने पहले ही भी बताया कि संवैधानिक शक्तियां वह शक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल प्रेसिडेंट और गवर्नर करने के लिए, यानी इन शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेसिडेंट और गवर्नर मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो जो यहाँ पे नहीं लिख दिया गया है, इसी वजह से यही आंसर सही हो गया। अध्यादेश अगर जारी करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि मंत्रिपरिषद और उसकी राय मानने के लिए उनसे परामर्श लेंगे, तब अध्यादेश जारी करेंगे।
आगे, राज्य के महाधिवक्ता जिनको आप अंग्रेजी में कहते हैं एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये ध्यान में रखें, राज्य की बात हो रही है तो उस राज्य का राज्यपाल करेगा। ठीक है, राज्य का राज्यपाल किसको किसको नियुक्त करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करेगा, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल को नियुक्त करेगा। ऐसे बहुत सारे पद हैं राज्यों में जिनकी नियुक्ति ये करता है। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज जरूरी जानते चलें कि राज्य के महाधिवक्ता के विषय में एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक, आपको पहले से बताया गया कि नियुक्ति कौन करेगा, तो आपने लिखा राज्यपाल करेगा। ठीक है, उस राज्य का राज्यपाल करेगा। ठीक है, अगली बात ये ध्यान में रखें, अगर मान ले राज्य आपसे पूछ लिया जाए कि महाधिवक्ता अपने पद पर कब तक रहेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? राज्य के यूं कह लें, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पे रहेगा। कौन? एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। एक चीज और ध्यान में रखें बच्चों, महाधिवक्ता को कहा जाता है यह राज्य का कानूनी सलाहकार है। राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी लिख लें, ज्यादा अच्छा होगा। राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी है, प्रथम विधिक अधिकारी है। आप अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देना एडवोकेट का काम होता है, एडवोकेट जनरल का काम होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप नोट करके रख लें, कई बार सवालों में ये प्रश्नों परीक्षाओं में रिपीट किया गया है। नियुक्ति यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता अपने पद पर कब तक रहेगा? जब तक राज्यपाल चाहेगा। इसको क्या कहा जाता है? राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कहा जाता है। लेकिन अगर मान लें आपसे ये कहा जा रहा है कि केंद्र का प्रथम विधिक अधिकारी कौन है, तो वहां पे हम लोग उसका क्या कहेंगे कि केंद्र का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो आप बताएंगे जिसको आप कहते हैं आप अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, ये केंद्र का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखिए मित्रों कि जो इसकी योग्यता होगी, आपसे कई बार पूछा जाता है एडवोकेट जनरल की योग्यता क्या होगी, तो आप तुरंत बताइएगा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो योग्यता होती है वही इसकी योग्यता होती है। अब चलते हैं आगे, आपको 4 पॉइंट ये रट लेने हैं, यहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। आगे, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? यानी अध्यादेश कौन जारी कर रहा है? राज्य गवर्नर कर रहा है। तो इसको स्वीकृति किसकी मिलनी जरूरी है? विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर की। जब राज्य विधानमंडल उसको अपनी स्वीकृति देगा तभी वो अध्यादेश क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, हमने आपको एक बार शायद बताया था, थोड़ा याद करें पुराना लेक्चर। पहले प्रस्ताव यानी प्रपोजल लाया जाता है, वो विधेयक बनता है यानी बिल बनेगा। ठीक है, बिल बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा? अधिनियम बनेगा। ठीक है, अधिनियम को हम लोग कहेंगे एक्ट, इसको आप कहते हैं ये बिल है। ठीक है, इसको आप कहते हैं प्रपोजल है। मतलब क्या हुआ? इसको आप कहां पे प्रस्ताव कहां पे लाएंगे? सदन में। ठीक है, एक ये एक ये एक ये। अब आप जरा सोचिए कि प्रस्ताव कहां पे लेके आएंगे, तो आप बताएंगे सदन में। ठीक है, सदन में कौन होगा? उच्च सदन होगा और निम्न सदन होगा। ठीक है, जब प्रस्ताव सदन में लाएं और दोनों सदन उसको पास कर दें तो क्या बन जाएगा? पास करना मतलब उसको स्वीकृति दे दें, तो वही प्रस्ताव क्या बनेगा? विधेयक। विधेयक के ऊपर जब हस्ताक्षर कर दें, कौन हस्ताक्षर कर दें, साइन कर दें, कौन कर दें? राष्ट्रपति या राज्यपाल। राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो जब ये दोनों लोग साइन कर देते हैं तो वही विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। अब यहां पे आपको क्या बताया जा रहा है? क्योंकि अध्यादेश आया है। अध्यादेश कब आया? जब सत्र चल नहीं रहा है, तो अध्यादेश सीधे जारी कौन कर देता है? राज्यपाल। तो होता क्या है कि राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी कर रहा है तो उसको बाद में इन्हीं दोनों सदनों में भेजा जाता है। तो राज्य में उच्च सदन और राज्य में सदन कौन है? विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर। और स्टेट लेजिस्लेचर में कौन आएगा? अगर आप राज्य की बात करेंगे तो आप बताएंगे विधानसभा और विधान परिषद है।
यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, यही दोनों पास कर देते हैं। अगर वो द्विसदनीय व्यवस्था है और अगर मान लें केवल एक सदनीय व्यवस्था है तो विधानसभा पास कर देगी, अध्यादेश क्या बन जाएगा, सीधे अधिनियम बन जाएगा। चलें आगे। पूछा गया विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया, स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ऑल ऑफ दीज मित्रों, उसका आंसर ये है। ठीक है, कैसे है आप जरा समझिए इसको, ध्यान रखें क्या कहा जा रहा है। विधानमंडल में दोनों चीज शामिल हो सकती है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, के द्वारा पारित कोई विधेयक के संदर्भ में। अब इसका मतलब क्या है जरा जाने। जैसे आप जरा सोचिए, एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कोई एक राज्य है, तो भारत में कोई मान लीजिए कोई भी एक राज्य हुआ, चलिए ये मान लेते हैं कि उस राज्य में दोनों सदन है। ठीक है, यहाँ पे दोनों सदन है, इसका मतलब क्या हुआ, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी बनाई गई है। अब अगर ये प्रस्ताव पारित करेंगे तो पारित करने के बाद कहाँ पे भेजा जाएगा इसको, राज्यपाल के पास। ठीक है, जब राज्यपाल के पास प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे तो अब राज्यपाल के पास 3 रास्ता बचता है। एक, पहला रास्ता क्या है कि उसको स्वीकृत कर ले या अस्वीकृत कर दे, दोनों विकल्प उसके पास होता है। दूसरा क्या है कि उसको पुनर्विचार के लिए, रिकंसीडर करने के लिए क्या करेगा, जो प्रस्ताव इसके पास आया है वो सरकार को वापस भेज देगा। एक दूसरा रास्ता है। तीसरा उसके पास रास्ता है कि उसी प्रस्ताव को वो ना तो स्वीकृति दे रहा है ना पुनर्विचार के लिए भेज रहा है, वो क्या करेगा, यहीं से उठा के उसको राष्ट्रपति के पास भेज देगा। ठीक है, राष्ट्रपति उसके ऊपर विचार करेगा, राष्ट्रपति विचार करने के बाद अपने निर्णय से राज्यपाल को अवगत कराएगा, राज्यपाल उस निर्णय से जो सरकार है उसको अवगत करा देगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया, तो ऑल ऑफ दीज। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो कहा जा रहा है सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्योंकि सामान्य लिखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ, सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो ये आंसर ये आपका सही है। फिर कहा गया राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, बात बिल्कुल फैक्ट है, वास्तविक स्थिति यही है, प्रसाद पर्यंत काम करेगा, टू द प्लेजर ऑफ इंडिया, ये भी सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे क्या कहा जा रहा है, राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। वो मित्रों, प्रधानमंत्री की इच्छा नहीं है, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अपने यहाँ संविधान में, कहा जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी राष्ट्रपति अपने पद पे कब तक, वो राज्यपाल अपने पद पर कब तक काम करेगा, जब तक कि राष्ट्रपति चाहता है। तो राइट आंसर उसका ये है। और ये क्या कहा जा रहा कि सही नहीं है, तो ये आंसर आपका सही है। इसका मतलब वो क्या हुआ, राइट आंसर आपका ये है। ठीक है, आगे चलें। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, यहां ध्यान दें। तो ऑप्शन दिया गया 4, मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का, मृत्यु दंड के प्रविलंबन का, मृत्यु दंड के परिहार या लघुकरण का, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसमें से जो आंसर आपको दिया गया है वो ये है। ठीक है, राइट आंसर ये है। अब अगर मान लें, अगर आप इसका थोड़ा सा डिटेल लेना चाहते हैं तो हम आपको इसका डिटेल दे देते हैं। बहुत ही काम की चीज़ है, खास करके ऐसे बच्चे जो टीजीटी या पीजीटी के लिए पढ़ रहे हो, क्लास कर रहे हो, इसको गौर से सुनिएगा बच्चों। देखिए, होता ये है कि हमने भी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को संविधान ने जो शक्तियां प्रदान कर रखी हैं वो 2 तरीके की शक्तियां हैं। हमने आपसे क्या बताया था कि एक तो विवेकाधीन शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, और दूसरा हमने आपसे कहा था संवैधानिक शक्ति, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। ठीक है, दोनों में हमने आपको अंतर बता दिया था। हमने आपको अंतर क्या बताया कि विवेकाधीन शक्तियां ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने विवेक से करेंगे, या यूं कह ले, विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल
मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य नहीं होते, या यूं कह लें मंत्रिपरिषद की राय नहीं लेते हैं। लेकिन संवैधानिक शक्तियां ऐसी हैं जहां पे वो मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य हैं। एक बात। दूसरी बात ध्यान में रखें, जो विवेकाधीन शक्तियां हैं इन दोनों लोगों की, यानी राष्ट्रपति और राज्यपालों की, ये बहुत ही सीमित शक्तियां होती हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे, कोई कह लें बहुत बड़े काम नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण काम कौन सा है? संवैधानिक शक्ति में। अब आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है मित्रों, वो ध्यान में रखें, वो न्यायिक शक्ति के ऊपर पूछा गया है, यानी जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अब जो जुडिशियल शक्ति है वो विवेकाधीन शक्ति नहीं होती, वो संवैधानिक शक्ति है। तो पहली बात क्या हुई कि न्यायिक शक्ति का इस्तेमाल अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल करेंगे तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह लेके करेंगे, एक बात। दूसरी बात ध्यान में रखें कि न्यायिक शक्ति जो है, जो जुडिशियल पावर है, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मिली है। ध्यान दें, ये दोनों को मिली होती है। न्यायिक शक्ति प्रेसिडेंट के भी पास होती है, गवर्नर के भी पास होती है, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मिली है। लेकिन दोनों की शक्तियों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को और सैन्य दंड को माफ कर सकता है। लाइन नोट कर लें, राष्ट्रपति मृत्युदंड को और सैन्य दंड को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। एक अंतर। दूसरी बात मित्रों ध्यान में रखें कि जो बाकी न्यायिक शक्तियां हैं, जैसे क्या लिखा गया? लिखा गया परिहार। न्यायिक इसको कहा जाता है दंड परिहार, दंड लघुकरण, दंड विराम। ये जो दंड प्रविलंबन देखे लिखा गया, देखें ये शक्तियां जैसे हैं, ये शक्तियां, ये तीनों शक्तियां, ये राष्ट्रपति और राज्यपालों दोनों को प्राप्त होती हैं। अब आपसे सीधे से हमने क्या कहा कि मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का ये शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। क्लियर? इतना ध्यान में रखें, न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास है, एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो न्यायिक शक्ति मिली है उसमें एक अंतर है, या यूं कहें दो अंतर है। एक, राष्ट्रपति मृत्युदंड माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं करेगा। राष्ट्रपति सैन्य दंड माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं करेगा। क्लियर? मतलब क्या हुआ? मृत्युदंड और सैन्य दंड ये केवल राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल नहीं करेगा। लेकिन ये जो शक्तियां दी गई, ये तीन शक्तियां हैं मित्रों। एक दंड प्रविलंबन, दंड परिहार, दंड लघुकरण, एक और होता है, नहीं लिखा गया इसमें, उसको कहा जाता है दंड विराम। ये चारों शक्तियां राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती हैं। क्लियर? अब आपको एक चीज बता दें, जैसे कहा गया मृत्युदंड को माफ किया जाए। आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान ले एक्स आदमी है, इसने कोई अपराध किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्स को फांसी की सजा दे दी जाए। इसका मतलब क्या हुआ? उसको मृत्युदंड की सजा मिली। ये एक्स आदमी क्या किया? ये चला गया भारत के राष्ट्रपति के पास और इसने कहा कि आप हमारी सजा को माफ कर दें। अब राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद से राय लेगा, क्योंकि ये संवैधानिक शक्ति है, मंत्रिपरिषद ने कहा कि ठीक है, उसकी मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही दिलचस्प चीज है, मृत्युदंड की सजा अगर माफ हो जाएगी तो वो आदमी अपने घर मुस्कुराते हुए चला आएगा और एक आम आदमी की तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेगा। हम लोग क्या जानते हैं, एक आम आदमी क्या जानता है कि जब मृत्युदंड को माफ किया जाएगा तो उसको आजीवन कारावास हो जाएगा। गलतफहमी है मित्रों, ये नहीं है। अगर मृत्युदंड को माफ करके उसको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई तो माफी नहीं है वो, तब उसकी गिनती इसमें की जाती है। ठीक है? तो राइट आंसर इसमें मित्रों ए। चलें आगे। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की, केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी की, केंद्र के अभिकर्ता की, इनमें से कोई नहीं। अगर आप मित्रों इसको ध्यान में रखें तो जो आंसर दिया गया है इसमें सटीक आंसर ये है, केंद्र और राज्य के मध्य एक कड़ी के रूप में काम करता है। कड़ी के किस रूप में काम कर रहा है ये ध्यान में रखें। जो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है, आप इसको इस तरीके से समझें, जैसे भारत का राष्ट्रपति है, नियुक्ति कर रहा है किसकी? राज्यपाल की। राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन नियुक्ति करने से पहले वो क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से परामर्श ले रहा है। ठीक है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या है?
ये केंद्र में बैठा हुआ है जो पूरे देश का संचालन करता है। तो केंद्र और राज्य के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ये, ठीक है। वही कहा जा रहा है इसमें, उसमें कड़ी के रूप मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका करता है कड़ी के रूप में। कोशिश ये की जाती है कि केंद्र और राज्यों के बीच में राज्यपाल भूमिका इस तरीके से निभाए कि वहां कोई विवाद ना हो, केंद्र और राज्यों के बीच में कोई तनाव की स्थिति न बने। लेकिन कई बार राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं हो पाता है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों को लेकर के हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 245 से लेकर 293 तक इसका पूरा डिटेल में चर्चा की गई है। और केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं वो विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय, यानी 3 तरीके के संबंध होते हैं। चलें आगे, आपका अगला सवाल है, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की थी? राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत को निर्धारित करने की अनुशंसा किसने की थी? बच्चों, उसका जवाब है ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, अगर आप इसका थोड़ा सा डिटेल लेना चाहते हैं तो डिटेल दे देते हैं आपको। बलवंत राय मेहता किससे संबंधित है? पंचायती राज से, पंचायती राज सिस्टम से। ठीक है, इसका गठन किसने किया था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने। ठीक है, और इसी पंचायती राज व्यवस्था ने भारत में त्रिस्तरीय, 3 टायर सिस्टम पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था की थी। तो आप क्या पढ़ते हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अब रही बात इसकी, एनडीसी ये लिखा गया ना, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था जनता पार्टी सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसने भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, 2 टियर पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि जैसे हमने आपसे बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, फिर आपने पढ़ा था ब्लॉक या क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक या क्षेत्र पंचायत, फिर आपने पढ़ा था जिला पंचायत या जिला परिषद। क्लियर? ये इनकी व्यवस्था थी, ज्यादा करके राज्यों में यही व्यवस्था लागू है। जब जनता पार्टी सरकार बनी और ये अशोक मेहता समिति बनाई गई, तो अशोक मेहता ने कहा कि द्विस्तरीय व्यवस्था में ग्राम पंचायतें नहीं होंगी, लेकिन ये दोनों पंचायतें बनाई जाएंगी। लेकिन ये ध्यान में रखें, क्योंकि इसकी जो सिफारिशें थी, अनुशंसा, रिकमेंडेशन, वो बहुत ही अव्यवहारिक थी, अनप्रैक्टिकल थी, इसीलिए इसकी सिफारिश कभी मानी नहीं गई। अब रही बात, जैसे गोरेवाला कमेटी लिखी गई है, तो मित्रों जो गोरेवाला कमेटी बनाई गई थी, ये गोरेवाला कमेटी एक्चुअली है क्या कि इसी कमेटी की सिफारिश पर भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। ठीक है, इस कमेटी को एक नाम से और जाना जाता है, गोरेवाला कमेटी को, इसको कहा जाता है अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति। नाम फिर से बोलते हैं, अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति। अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे? ऑल इंडिया रूरल सर्वे क्रेडिट कमेटी। ठीक है, अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति। और ये जो गोरवाला लिखा गया, इनका पूरा नाम था A.D. गोरवाला, A.D. गोरवाला। तो भारत में स्टेट बैंक की सिफारिश, स्टेट बैंक की स्थापना इसी की सिफारिश पे हुई थी। और जो प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था मित्रों, इसका भी चलें थोड़ा सा आपको डिटेल दे देते हैं कि प्रशासनिक सुधार आयोग ये बनाया गया था, मतलब जब इसकी रिपोर्ट आई थी तो ये थी 1966 से लेके 69 तक के लिए। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे 2 लोग बनाए गए थे। एक, पहली बार इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मुरारजी देसाई, और फिर बाद में इसके अध्यक्ष बनाए गए थे हनुमंथैया, ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ये केंद्र राज्य संबंधों पर बनाया गया पहला आयोग है। नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन पर बनाया गया पहला आयोग है। ठीक है, और इसी ने सिफारिश की थी जो आपने ऊपर जो सवाल आपसे पूछा गया है। चलें आगे, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद
के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य का राज्यपाल करेगा। ये ठीक है। मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन बनाए जाएंगे? तो हमने आपको क्या बताया था कि पीएम और सीएम, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनका एक विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है, विशेषाधिकार क्या है कि मंत्रिपरिषद में यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मंत्रिपरिषद में किसको शामिल करें और किसको न शामिल करें, ये तय करना इन्हीं का काम है। इसीलिए क्या होता है ये है कि जब पीएम कभी अपने पद से त्यागपत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्य में मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि मंत्रिपरिषद में किसको शामिल करेंगे यानी किसको मंत्री बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, ये पीएम और सीएम तय करते हैं। सेंटर की मंत्रिपरिषद है तो पीएम तय करेगा, स्टेट की मंत्रिपरिषद है तो मुख्यमंत्री तय करेगा। चलें आगे। अगला सवाल है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? ये नहीं किया जा सकता है। तो आप इसको जानते हैं मित्रों कि धन विधेयक सदन में लाने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की परमिशन की जरूरत होती है। इसका मतलब क्या हुआ? धन विधेयक सदन में लाना है और क्योंकि राज्य में लाना है तो परमिशन किसकी जरूरी होगी? राज्यपाल की। यानी राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल। एक बात जरूर ध्यान में रखें, क्या है धन विधेयक के मामले में, मनी बिल के मामले में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक ये कि धन विधेयक की शुरुआत यानी मनी बिल की शुरुआत हमेशा निम्न सदन से होती है, लोअर हाउस से होगी। ठीक है। लोअर हाउस में कौन कौन शामिल होगा? लोकसभा, विधानसभाएं। दूसरी बात ये ध्यान में रखें, जब भी धन विधेयक सदन में लाया जाएगा तो लाने से पहले राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। राज्यपाल की परमिशन जरूरी है, इनकी अनुमति के बाद ही इसको सदन में लाया जाता है। ठीक है। अगली बातें ध्यान में रखें, क्योंकि धन विधेयक है तो कौन लाएगा? वित्त मंत्री लाएगा। जिसको सदन में कौन पेश करेगा? वित्त मंत्री पेश करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर। अब ये हो सकता है कि अगर उस राज्य में अगर मान ली वित्त मंत्री नहीं है तो सीधी सी बात है वित्त मंत्री के बाद मुख्यमंत्री वो अपने पास रख सकता है तो मुख्यमंत्री पेश कर देगा। अगली बात ध्यान में रखें कि अगर धन विधेयक लाया जा रहा है तो वो विधेयक यानी कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका पहला और अंतिम निर्णय हमेशा सदन का अध्यक्ष लेगा। सदन का अध्यक्ष यानी तो कौन लेगा? जो स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है। ये आपको एडिशनल पॉइंट बताया गया। अब चलें आगे। अगला सवाल है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मित्रों उसका जवाब है श्रीमती सरोजिनी नायडू। यूपी में यह राज्यपाल बनी थी 1947 से लेके और 49 तक ये उत्तर प्रदेश राज्य में ये राज्यपाल थी। हाँ, इतना जरूर ध्यान में रखें मित्रों, उस समय यूपी को उत्तर प्रदेश नहीं कहा जाता था, तब उसको कहा जाता था संयुक्त प्रांत। ठीक है। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 1950 में पड़ा था। तो राइट आंसर इसका है सरोजिनी नायडू। चलें आगे। और यह भी ध्यान में रखें कि सरोजिनी नायडू के अपने पद पर रहते हुए उनका इंतकाल हो गया था, उनका स्वर्गवास हो गया था। अगला सवाल है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संबंधित है? आपको 4 विकल्प दिया गया। जब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो, जब राष्ट्रीय आपात स्थिति में विधानसभा का भंग आवश्यक हो, आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। मित्रों इसका जवाब ये है। ठीक है। आपको कुछ फैक्ट अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं, ये ध्यान में रखें बच्चों हमेशा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों लोग सदन को संबोधित करते हैं।
सदन को संबोधित करना मतलब एड्रेस करना। सदन को संबोधित करते हैं, कब करते हैं? दो विशेष अवसर। एक, पहली बात ध्यान में रखें, जब आपका नया साल शुरू होता है तो, यानी नए वर्ष के अवसर पर, नए वर्ष के अवसर पर। अब किस डेट को होगा ये तय कर लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर जैसे मान लें लोकसभा और विधानसभा इन दोनों में से कोई एक चुनाव हुआ है तो चुनाव होने के बाद चुनाव परिणाम घोषित होगा। चुनाव परिणाम बनने के बाद जब सरकार बन जाएगी तो सरकार बनने के बाद जब पहला अधिवेशन होगा, प्रथम अधिवेशन शुरू होगा, फर्स्ट सेशन, तो प्रथम अधिवेशन की जो पहली बैठक होगी बुलाई जाएगी, तो उस समय उसको ये क्या करेगा, ये दोनों लोग क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। यही इसमें क्या बताया गया? आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम और प्रथम सत्र के प्रथम और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर, यही उसका आंसर। तो ये ध्यान में करें, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब चलें आगे। अगला सवाल है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? मित्रों, उसका जवाब है 1/6। ठीक है, हमने आपसे किसी वीडियो में बताया था, मैंने बच्चों आपको, कि जो राज्य की विधान परिषदें होती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो विधान परिषदों के मामले में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दें। एक, विधान परिषदों को बनाने और विधान परिषदों को समाप्त करने की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 169 में रखी गई है। ठीक है, एक बात, विधान परिषद क्या है? राज्य विधानमंडल में उच्च सदन है, ये अपर हाउस है ये। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर उच्च सदन है तो इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ? सदन की कुल संख्या के 1/3 लोग हर 2 साल बाद अपने पद से हट जाएंगे। अगली बातें ध्यान में रखिए मित्रों, कि जो उच्च सदन यानी जो विधान परिषद बनाई जाती है, विधान परिषद में फिर आपसे एक दिमाग में सवाल आएगा, इसमें अधिकतम सदस्य कितने होंगे? तो हमने आपको किसी वीडियो में हमने आपको बताया है कि विधान परिषद में अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस राज्य की विधानसभा में कितनी सीट है। तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन कम हो सकते हैं। तो सवाल ये कि मिनिमम सदस्य कितने होंगे? तो सदस्य होंगे इसके 40। क्लियर? अब ये ध्यान में रखें, ये जो 1/3 सदस्य चुने जाते हैं उसमें से 1/3 सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्य का राज्यपाल नॉमिनेट करेगा। कितने आधारों पे करेगा ये नोट कर लें जरूर। 5 आधार होते हैं मित्रों। एक होता है जिसको आप कहते हैं कला यानी आर्ट, फिर आप कहते हैं साहित्य यानी लिटरेचर, फिर आप कहेंगे विज्ञान यानी समाज सेवा, विज्ञान यानी साइंस, फिर आप कहेंगे समाज सेवा सोशल सर्विस। एक और होता है मित्रों जिसे कहा जाता है, आप इसको स्पेशली नोट कर लें, खास करके जो पीजीटी वगैरह की तैयारी करते होंगे ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसको कहा जाता है सहकारिता आंदोलन में योगदान। सहकारिता आंदोलन में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन में योगदान। ठीक है, एक बात ये जरूर ध्यान में रखें, ये 5 आधार होते हैं कहां पर? जब विधान परिषद में नॉमिनेट करने की बात आती है। तो नॉमिनेट कौन करेगा? राज्यपाल। कितने लोगों करेगा? 1/6। कितने आधार पे करेगा? 5। ये ध्यान रखें, ये जो 4 हैं यही 4 राज्यसभा के नॉमिनेशन का होता है। मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा में नॉमिनेशन करना है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, इन 4 आधारों पे करेगा। उसमें ये 5वां आधार नहीं होता। 5वां आधार केवल विधान परिषद में नॉमिनेशन का है और वो 1/6 होते हैं, यानी जितनी सीट होगी उसके 1/6। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लें कोई राज्य है, मान लें उस राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 120 है। ठीक है, तो 120 का 1/6 कितना हुआ? 1/6। इसका मतलब क्या हुआ? 20 लोगों को उस राज्य का राज्यपाल इन 5 आधारों पर नॉमिनेट करेगा। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला सवाल है, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन हैं?
मित्रों उसका जवाब है पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू साहब जो थे ये 1956 से लेके और लगभग 1967 तक, 1956 से 67 तक ये बंगाल के गवर्नर रहे हैं, ठीक है, और ये बंगाल के चौथे गवर्नर बनाए गए थे। इतना लंबा टेन्योर रहा है इनका, ये रिकॉर्ड अभी इनका आज तक टूटा नहीं है। चलते हैं आगे। आपका अगला सवाल है, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो बच्चों ये स्टेटमेंट है श्रीमती सरोजिनी नायडू का, ये इनका, यानी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। चलते हैं आगे। 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? तो मित्रों 1970 में जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे ये, ठीक है, यह है भगवान सहाय, ठीक है। 1970 में होता है कि वीबी गिरी जो कि बंगाल के गवर्नर भी रह चुके थे, तो उन्हीं के नेतृत्व में क्या होता है कि एक भगवान सहाय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी को यह बताया गया था कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध वो बेहतर रहे राज्य मंत्रिमंडल के साथ, उसी पे सुझाव देने के लिए, तो वो उसके जो चेयरमैन थे वो भगवान सहाय थे। चलते हैं आगे। मित्रों अगला सवाल है, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों को दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को तय करने का अधिकार दिया गया है? तो उसका जवाब ये है। अब यहाँ पे आपको एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना जरूरी है, वो देखें। ये है कि मित्रों अपने यहाँ जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उस संविधान में खास करके जो अनुच्छेद 370 और जो 371 है, 371, इसमें एक बात ये ध्यान में रखें कि 370 में जो व्यवस्था दी गई थी वो अस्थायी प्रावधान था, एक टेम्पोरेरी प्रोविजन था वो, ठीक है, और ये जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला था ये। अब आप जानते हैं कि 370 को हटा दिया गया और साथ में 35A को भी हटा दिया गया, तो ये टेम्पोरेरी प्रोविजन था। लेकिन जो अनुच्छेद 71 में व्यवस्थाएं दी गई हैं, ये अस्थायी प्रावधान नहीं है मित्रों, ये विशेष प्रावधान है, ये स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ध्यान में रखें, अनुच्छेद 371 के ही अधीन भारत में जो इस समय कुल राज्य है, जो आप पढ़ते हैं ना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज, उसमें से 12 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाला गया है। कितने? 12 राज्य। अब उसी 12 राज्य में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यानी जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के राज्य हैं, जैसे आप कहते हैं असम है, मेघालय है, मिजोरम है, ठीक है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये सब है। इसी तरीके से जैसे आपका जो ये है कर्नाटका वगैरह है, आंध्र प्रदेश में, इसमें कुछ क्षेत्र हैं, तो वहां पे इनके लिए क्या रखा गया है? ये स्पेशल प्रोविजन रखा गया है। तो असम को 370 में जो मतलब जिसको कहा जाता है 300 अनुच्छेद 371 आगे कहा जाता है खा, उसी में असम को कुछ स्पेशल राइट दी गई है, या यूं कह लें स्पेशल प्रोविजन रखा गया है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। अब चलें आगे। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? शब्दों पे ध्यान दें। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में अधिक से अधिक कितने लोगों को मनोनीत करेगा? तो मित्रों इसका जवाब है निश्चित नहीं है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब लेते चलें। पहली बात ये ध्यान में रखें बच्चों कि जब आप राज्य की बात करेंगे, स्टेट की, तो राज्य में निम्न सदन होगा, यानी लोअर हाउस होगा विधानसभा, और जो उच्च सदन होगा अगर उस राज्य में है तो होगा विधान परिषद, ठीक है। हमने आपसे कहा था सदस्यों की संख्या कितनी होगी, किसी लेक्चर में हमने आपको बताया था, तो हमने कहा था कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 होती है और न्यूनतम 60 होती है, ठीक है। कुछ राज्य उसके अपवाद हैं। अब सवाल यह है कि उस राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे? तो विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या इस बात पर निर्भर करेगी
कि उस राज्य की विधानसभा में सीटें कितनी हैं। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि किसी राज्य की विधानसभा में जितनी सीट है उस कुल सीट के 1/3 से ज्यादा सीट उस राज्य की विधान परिषद में नहीं हो सकती है। मतलब क्या हुआ? हमने आपको क्या बताया? उस राज्य की विधानसभा में जितनी सीट होगी उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। अब आप जरा एक उदाहरण देते हैं। अगर मान लें कोई राज्य है, उस राज्य की विधानसभा में अगर मान लें थोड़ी देर के लिए 120 सीट है, तो 120 का 1/3 कितना हो गया? 40। इसका मतलब क्या हुआ कि उस राज्य में जो विधानसभा की अगर 120 सीट है तो उस राज्य की विधानसभा में विधान परिषद में 40 से ज्यादा सीट नहीं हो सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि उस राज्य की विधानसभा में कितनी सीट है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि निश्चित संख्या नहीं दी गई है। हाँ, न्यूनतम सीट आपको हमने पहले से बताया कि विधान परिषद में न्यूनतम सीट 40 होती है। अगला सवाल, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत करता है? किसमें? विधान परिषद में। आपको मित्रों याद आ रहा हो, हमने आपसे कहा था विधान परिषद में नॉमिनेशन के 5 आधार होते हैं। तो कौन कौन से आधार होते हैं? हमने आपसे क्या बताया था? कला है, साहित्य है, विज्ञान है, समाज सेवा है और सहकारिता आंदोलन में योगदान है। तो इसमें कला भी है, साहित्य भी है, विज्ञान भी है, समाज सेवा भी है और सहकारिता आंदोलन में योगदान है। इसका मतलब हुआ ऑल ऑफ दीज। इतना ध्यान रखें कि विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन करने के 5 आधार होते हैं, लेकिन राज्यसभा में जब प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 लोगों को तो उसके केवल 4 आधार होते हैं। और जब राज्यसभा में नॉमिनेशन किया जाता है तो उसमें सहकारिता आंदोलन को शामिल नहीं किया जाता। तो राइट आंसर आपका होगा डी। आगे चलें। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कहां पर? विधानसभा में कितने? आंग्ल भारतीयों को। तो ये ध्यान में रखें मित्रों, व्यवस्था ये डाली गई थी कि अगर एंग्लो इंडियंस हैं, आंग्ल भारतीय हैं, तो आंग्ल भारतीय क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे। ध्यान में रखें, चुनाव नहीं लड़ेंगे। मनोनीत कौन करेगा? नॉमिनेट इनको कौन करेगा? तो ये ध्यान में रखें, राष्ट्रपति करेगा या राज्यपाल करेगा। कहां पर करेगा? तो सवाल ये आता है। तो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था लोकसभा में, राज्यपाल नॉमिनेट करता था राज्यों की विधानसभाओं में यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट करता था? 2 लोगों को। और राज्यपाल विधानसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट करता था? 1 लोगों को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने लोगों को मनोनीत कर सकता था? तो उसका जवाब क्या हुआ? 1। लेकिन ये ध्यान रखें, संविधान में संशोधन किया गया, 104वां संविधान संशोधन पास किया गया और एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन की जो व्यवस्था निम्न सदन में रखी गई थी, अब इसको हटा दिया गया है। फिलहाल जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब ये है। आगे चलें। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श लेता है? तो आपका जवाब होगा हाँ। ठीक है, इतना आपको बता दें मित्रों कि बात चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो और चाहे हाई कोर्ट की हो, जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब जजों को नियुक्त किया जाता है यानी अपॉइंट किया जाएगा या इनका जब ट्रांसफर किया जाता है यानी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो इसके लिए अपने यहां जो व्यवस्था अपनाई गई है उस व्यवस्था को कहा जाता है कोलेजियम व्यवस्था। कोलेजियम व्यवस्था, कोलेजियम सिस्टम। ठीक है, तो कोलेजियम व्यवस्था में क्या होगा? कोलेजियम मतलब एक तरीके से के कह लें वरिष्ठ जजों का एक समूह, एक ग्रुप है। ठीक है, तो जो अगर मान लें सुप्रीम कोर्ट में के लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए कोलेजियम बनाया जा रहा है तो उसमें जजों की संख्या होती है 5। अगर हाई कोर्ट के लिए कोलेजियम बनाया जा रहा है तो उसमें जजों की संख्या होती है 3। एक बात ध्यान में रखें। अगली बात ध्यान में रखें, कोलेजियम का जो चेयरमैन होगा वो हमेशा CJI होगा यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य या प्रधान न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए जो कोलिजियम बनाया गया है उसका चेयरमैन होता है। ये ध्यान में रखें, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों को अपॉइंट किया जाता है, जब उनका ट्रांसफर किया जाता है, तो परामर्श देने का काम यही कोलिजियम करता है। ठीक है, जब राज्यों में किसी को अपॉइंट किया जाता है कोलिजियम के थ्रू, तो राज्यपाल से परामर्श ले लिया जाता है। आगे चलें, अगला सवाल है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसको नियुक्त नहीं करता है? यानी राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करेगा? तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेगा, लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे चलें, अगली चीज है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो क्या बताया जा रहा? विधायी शक्ति प्राप्त होती है, कार्यपालिका शक्ति प्राप्त होती है, ये भी प्राप्त है, ये भी प्राप्त है, कार्यपालिका शक्ति भी प्राप्त है, लेकिन सैन्य और राजनयिक शक्ति राज्यपालों के पास नहीं होती। इसका मतलब राइट आंसर ये है, यानी ऑप्शन सी, ये आपका सही आंसर है। बाकी शक्तियां प्राप्त है और पूछा क्या गया है कि कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो सैन्य शक्ति यानी मिलिट्री पावर और जो डिप्लोमेटिक पावर होती है ये उनके पास नहीं होती है, ये केवल राष्ट्रपति के पास होती है। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। शब्दों पे ध्यान दें मित्रों, परंपरा है। अब 4 विकल्प आपको दिया गया, पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा आप गलत है और कौन सा सही है। तो आंसर जरा तलाशें। कहा जा रहा है, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार के अस्वीकार्य राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है। किसी राज्यपाल को उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है। मित्रों, इसमें जो आपको राज्यपालों के विषय में जो 4 चीजें बताई गई हैं, उसमें से केवल एक यही सही है। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं ये सत्य नहीं है। परंपरा ऊपरी वाली है कि एक राज्य में किसी का अगर राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यूपी का निवासी यूपी में राज्यपाल नहीं बनेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? ए। रही बात ये सब थोड़े खास करके राज्यपाल के लिए जैसे लिखा गया कि निर्वाचन में पराजित और अस्वीकार्य राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, ऐसे शब्द चूंकि ये राज्य के प्रमुख होते हैं, उनके लिए ऐसा कहना थोड़ा उचित नहीं है। आगे चलें, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? यानी राज्यपाल के पद की योग्यता क्या है? तो पहला, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही है। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, वह कोई अन्य लाभ पद धारण ना करता हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा मित्रों, वो होगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दीज। हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो राज्यपाल होते हैं उनकी जो न्यूनतम उम्र होती है वो 35 साल है। तो वही इसमें लिखा गया है, भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, लाभ पद धारक ना हो और संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य ना हो। तो राइट आंसर आपका डी। आगे, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी राज्यपाल को शपथ दिलाने की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये इनको शपथ दिलाते हैं। क्लियर? अब चलते हैं। अब अगर मान ली थोड़ी देर के लिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बात आ जाए, जैसे ये है, तो कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जो प्रधान न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएगा। ठीक है, प्रधान न्यायाधीश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला सवाल, राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? मित्रों, सवाल वही आपसे पूछा जा रहा है, 35 साल है और अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान कहीं नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। तो मित्रों, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें राज्यपाल है। ठीक है, रही बात जैसे निर्वाचन आयुक्त की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, लोकसभा अध्यक्ष की,
ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद नहीं होते। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में केवल 2 पद होते हैं, एक जो राज्यपाल आते हैं ये, ठीक, दूसरा जो एडवोकेट जनरल है, यानी जो बल्कि आप ये कहें अटॉर्नी जनरल, यानी जो क्या बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में, महान्यायवादी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ये केवल 2 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। प्रसाद पर्यंत शब्द का मतलब होता है कृपा या अनुकंपा। ये नोट कर लें, ये सवाल कई बार आपसे पूछा गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, तो क्या क्या शामिल होगा आप जरा बताएं इसमें। विधान परिषद और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपका राइट आंसर इसमें मित्रों क्या होगा, ऑप्शन 4 ये, यानी 40 में आपका राइट आंसर होगा डी, यानी 4। अब इसका मतलब क्या है जरा ध्यान दें। राज्य विधायिका की बात हो रही है, लेजिस्लेचर की, तो मित्रों ये ध्यान में रखें, विधायिका यानी लेजिस्लेचर जो संस्था कानून बनाए उसी को विधायिका कहते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है, एक संसद आती है और एक राज्य विधानमंडल आता है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। हम आपको एक बार ये बताए हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, तो कौन कौन है, राष्ट्रपति है यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा है जो निम्न सदन है, जो राज्यसभा है जो उच्च सदन है, ठीक है। इसी तरीके से राज्य में कौन होगा, राष्ट्रपति की जगह कौन होगा, राज्यपाल यानी गवर्नर। राज्य विधानमंडल में निम्न सदन की जगह कौन होगा, विधानसभाएं यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। उच्च सदन कौन होगा, विधान परिषदें यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब क्या हुआ, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये किसका हिस्सा है, राज्य विधानमंडल के। राज्य विधानमंडल के भी 3 हिस्सा होते हैं, तो इसका राइट आंसर हुआ ये पूरा। चलें आगे। सवाल है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है। सीधी सी बात है मित्रों, जो इनको अपॉइंट करेगा, जो इनको नियुक्त करेगा उसी के प्रति जवाबदेह होंगे। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ, राज्यपाल किसके प्रति जवाबदेह है, भारत के राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट चलें। अगला सवाल है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है क्या, राज्यपाल से संबंधित कुछ फैक्ट दिए गए हैं। अब जो फैक्ट दिए गए हैं जरा उसमें देखें क्या होगा। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। 5 साल तक के लिए पद पर रहता है, कह सकते हैं चलेगा। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। मित्रों ये ऑप्शन सही नहीं है, राज्यपाल को हटाने का काम राष्ट्रपति करता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और सवाल क्या पूछा जा, क्या सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट आंसर है आपका सी। चलें आगे। सवाल है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। राज्य मंत्रिपरिषद यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीधी सी बात है, इसका गठन कौन करेगा, उस राज्य का राज्यपाल। यानी 43 में आपका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। राज्यपाल ये मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। शब्दों पे ध्यान दें, राष्ट्रपति शासन लगा है राज्य में, तो राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होगा। शब्दों पे ध्यान दें मित्रों, प्रमुख शासन संचालक कौन होगा, तो उस राज्य का राज्यपाल होगा, ठीक है। नहीं तो आप जानते हैं कि राज्य की में जो वास्तविक शक्ति होती है वो राज्य के मुख्यमंत्री के पास होती है, लेकिन बात चूंकि किसकी हो रही है, 356 में। तो 356 का मतलब क्या हुआ कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, यानी प्रेसिडेंट रूल लगा है। और अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो राज्य विधायिका को भंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल प्रमुख का शासक के रूप में काम करता है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता कहां से आएगा, तो ध्यान में रखें बच्चों,
वो राज्य की संचित निधि से आएगा, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, अगर मान लो राष्ट्रपति का वेतन पूछा जाता तो भारत की संचित निधि से आता है। ठीक है, इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या हो गया? ये हमने आपको शायद एक बार बताया था मित्रों कि जो ये लिखा गया है ना निधि, ये निधि, इसके लिए कई बार कभी कभी एक शब्द और लिखा मिलता है हिंदी में, जिसको हम लोग कहते हैं कोष। अंग्रेजी में केवल एक लाइन लिखी जाती है, उसको कहते हैं हम लोग फंड। ये जो कोष बनाए जाते हैं ये 3 तरीके के कोष होते हैं। कौन कौन? संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, आकस्मिक निधि, कॉन्टिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, और तीसरा है लोक लेखा खाता या सार्वजनिक खाता। इसको कई बार हम लोग पब्लिक अकाउंट भी कहते हैं, लोक लेखा खाता। अब मित्रों ये ध्यान में रखें, ये तीनों अकाउंट केंद्र सरकार के भी होते हैं और राज्य सरकारों के अलग से होते हैं। ठीक है, ये तीनों अकाउंट अगर केंद्र के हैं तो उसका मुखिया हमेशा राष्ट्रपति होगा, और अगर वो राज्य का अकाउंट है तो उसका मुखिया हमेशा उस राज्य का राज्यपाल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर राज्य संचित निधि है, राज्य आकस्मिक निधि है और राज्य लोक लेखा खाता है, तो इसका मुखिया कौन होगा? राज्य का राज्यपाल। तो इसी फंड से राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। चलें आगे, अगला सवाल है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो मित्रों इस समय जो वेतन दिया जाता है राज्यपालों को वो 3.5 लाख रुपए है प्रति माह। ठीक है, अब चलें आगे हम लोग। अगला सवाल है, राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक उसे संसद का विश्वास मत प्राप्त हो। मित्रों हमने आपसे बताया था कि राज्यपाल अपने पद पे काम करेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यहां पर आपको पहले पे निशान नहीं लगाना है। हाँ, अगर मान ले राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का ऑप्शन या विकल्प आपको न दिया गया हो तब आप 5 साल पे लगा सकते हैं। चले आगे, इसका मतलब राइट आंसर है सी। अगला सवाल, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन अपॉइंट किया जाता है? तो मित्रों इसका जवाब होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और उपराज्यपाल कहां अपॉइंट किए जाते हैं? जो अपने यहां जो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं, जो केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश हैं, वहां पे इनको नियुक्त किया जाता है और वही वहां का वो प्रशासन चलाते हैं। तो इसका जवाब होगा प्रेसिडेंट। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा? मित्रों सवाल केवल घुमा फिरा के दिया जा रहा है, भारत का प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, उपराज्यपाल को कौन अपॉइंट करेगा? हमेशा भारत का प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे चलें, अगला सवाल है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो सीधी सी बात है, जो उसको अपॉइंट करेगा, अपॉइंट कौन कर रहा है? भारत का प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि राज्यपाल है, राज्यों में राज्यपाल है। आगे, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल है, ये हम आपको पहले से बता दिए हैं। लेकिन मित्रों ये ध्यान में रखें, अगर मान ली यहीं पे एक ऑप्शन अभी और जोड़ दिया जाता ई, और लिख दिया जाता राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब आप यहां नहीं निशान लगाते, तब आपको यहां पे निशान लगाना पड़ता। चूंकि ये ऑप्शन नहीं है तो आपका जवाब सीधा सा क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी 5 वर्ष। आगे, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा? बहुत सीधी सी बात है, उस राज्य का राज्यपाल होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पे? तो प्रधानमंत्री की सलाह पे। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष वो, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष वो। ठीक है, तो पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को अपॉइंट करता है, और प्राइम मिनिस्टर किससे सलाह ले रहा? अपनी मंत्रिपरिषद से। आगे, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? यानी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड? सीधी सी बात है मित्रों, राज्य का राज्यपाल होगा। ठीक है,
अब का अगला सवाल है, पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? यानी इंपीचमेंट की जरूरत नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति को हटाएंगे, इंपीचमेंट की जरूरत पड़ेगी। मुख्य न्यायाधीशों को हटाएंगे, इंपीचमेंट की जरूरत पड़ेगी। निर्वाचन आयुक्त को, लेकिन ये ध्यान में रखें मित्रों, लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इस शब्द पे ध्यान दें, ध्यान रखें। अगर इन तीनों को हटाया जाना है तो महाभियोग की जरूरत पड़ती है, इंपीचमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल को हटाने के लिए इंपीचमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या हुआ, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, इसमें ये वाला सही है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। और क्या पूछा जा रहा है, महाभियोग के बिना। तो महाभियोग के बिना किसको हटाएंगे? राज्यपाल को। बाकी तीनों के लिए इंपीचमेंट की जरूरत पड़ती है। चलें आगे। सवाल है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों? इसका जवाब होगा 56 में आपका जो आंसर होगा ये होगा आपका गवर्नर, यानी ये, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे दिया गया है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? जो इसको अपॉइंट करेगा। अपॉइंट कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, त्यागपत्र किसको देगा? वो भारत के राष्ट्रपति को। आपका अगला सवाल है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी। आगे चलें। कहा जा रहा है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो राज्य का राज्यपाल होता है। ये, यानी ये ऑप्शन सही है, ठीक है। आपका अगला सवाल है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? उस राज्य के राज्यपाल में, ठीक है। मित्रों केवल इतना ध्यान में रखें, हमने आपसे शायद एक बार पहले भी इसके पहले भी हमने आपसे कहा था कि जब हम लोग कभी भी कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं, ठीक है, तो दो बात ध्यान में रखें कि एग्जीक्यूटिव पावर, पहली बात ध्यान में रखें, दो तरीके की होगी। एक नाम मात्र की शक्ति, यानी नॉमिनल पावर, नाम मात्र की शक्ति यानी नॉमिनल पावर है। एक है जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक शक्ति, यानी रियल पावर। वास्तविक शक्ति, रियल पावर। हमेशा ध्यान रखें, नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और राज्यपाल के पास, ठीक है। और जो वास्तविक शक्ति होती है ये पीएम और सीएम के पास होती है, पीएम और सीएम के पास होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉमिनल पावर इन दोनों के पास है, रियल पावर इन दोनों लोगों के पास होती है। एक बात ध्यान में रखें। अगली बात ध्यान में रखें, कभी भी सवाल आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये ध्यान में रखें, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता हमेशा पीएम और सीएम करते हैं। केंद्र की मंत्रिपरिषद है तो पीएम करेगा, राज्य की मंत्रिपरिषद है तो सीएम करेगा, ठीक है। एक बात और ध्यान में रखें मित्रों कि उत्तरदायित्व के ऊपर सवाल पूछा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको कुछ फैक्ट हम आपको अलग से जोड़ के बता देते हैं मित्रों, जहां से सवाल कई बार छोटी छोटी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किया जाता है। तो जैसे एक पूछा गया कार्यपालिका शक्ति, दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हमने आपको इसको जवाब पहले से दे दिया है। एक और आपसे सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन से पद प्रसाद पर्यंत हैं? टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रसाद पर्यंत कौन से पद हैं? एक सवाल और आपसे अक्सर पूछा जाता है कि आपसे ये पूछ लिया जाता है सवाल प्रसाद पर्यंत ये मंत्रिपरिषद की बैठक और कार्यपालिका शक्ति के बाद कि जैसे
किसको कौन शपथ दिलाएगा और किनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन इस वाले लेक्चर में कर दिया है। अगले लेक्चर में जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर कोई आपके साथ नया टॉपिक हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को बड़े गौर से देखें, अपने कमेंट से हमको अवगत करें। अगर हमारे कोशिश में अगर कोई कमी रह जाती है तो आपका हर सुझाव हमारे सर आंखों पर है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।